हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिनाक जीएस। आपका पिनाक जीएस में स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे थे पीटी 365 की कल्चर मैगजीन को, जिसके अंतर्गत हमने 2 क्लासों को कवर कर लिया है और आधे से ज्यादा मैगजीन को हम उस पर कवर कर चुके हैं। आज ये क्लास है, हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे जो पीटी 365 की मैगजीन है कल्चर सब्जेक्ट की, इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये कोशिश रहेगी हमारी। अगर कोशिश नाकाम रहती है कि मतलब अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आपके साथ कोई भी जो टॉपिक होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको सबको कवर कर लेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि आज ही कर लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं तो सब्जेक्ट की तरफ। तो पहला टॉपिक जो है वो किससे संबंधित है? यूनिट जो है वो अवार्ड से संबंधित है कि जो अप्रैल 2023 से लेकर और दिसंबर 2023 तक जो अवार्ड्स न्यूज में रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बनते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो अवार्ड्स में क्या है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल प्राइज किसको मिला लिटरेचर का 2023 में? तो 2023 का जो साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है वो नॉर्वे के एक लेखक है, नॉर्वे के एक लेखक है, नॉर्वेन राइटर है, जिनका का नाम है जॉन फॉशे को दिया गया है। और यह पुरस्कार जो उनके अभिनव नाटक और गद्य रचनाओं के लिए, अभिनव नाटकों के लिए और गद्य रचनाओं के लिए दिया गया है। दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कुछ, जो कि साहित्य में दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। ये वो नोबेल पुरस्कार हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाते रहे हैं। और जो हरगोविंद खुराना जी हैं, उनको किसके लिए दिया गया था? फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। और जो मदर टेरेसा है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। उसके बाद जो सुब्रमण्यम शेखर जी हैं, चंद्रशेखर है, उनको जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। जो अमर्त्य सेन है उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था 1998 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका। अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो पीवाईक्यू में आपको दिख जाएगा। ठीक है। और क्योंकि वेंकट रमन रामकृष्ण जी को मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। और जो कैलाश सत्यार्थी है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। और जो अभिजीत बनर्जी है उनको जो इकोनॉमी का अर्थशास्त्र मिला, मतलब इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 में। नोबेल पुरस्कार विजेताओं में 5 भारतीय नागरिक हैं और जबकि 4 भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि आगे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, उस नोबेल पुरस्कार में जो राशि दी गई है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, मतलब $1 मिलियन के बराबर राशि दी गई है। और 1901 से लेकर और 2023 तक कुल 116 बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अब तक यह 120 लोगों को इस पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। 116 बार में 120 लोगों को इस पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया जा चुका है। ये अब नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इस सुर्खियों में क्यों रहा है? तो सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उसने जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, जो पुरस्कार है, उसके नामांकन की प्रक्रिया को बदलने की विचार कर रहे हैं कि जो नामांकन का प्रक्रिया, जो प्रोसेस है नामांकन का, उसको क्या किया जाए, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इस पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो यह एक साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष किसी प्रमुख भारतीय भाषा के प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लेखक को प्रदान किया जाता है। संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दी गई है। मतलब जो संविधान में 22 भाषा है वो भाषा तो नहीं है, उसके साथ साथ जो अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा है उसके लिए भी इसको इस अवार्ड को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ताम्रपत्र युक्त मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की, नेक्स्ट अवार्ड की। संगीत नाटक अकादमी अमृत
अवार्ड की बात करते हैं, तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी 84 कलाकारों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को क्या दिया जाता है, अकादमी में मान्यता दी गई है। उद्देश्य क्या है कि एक राष्ट्रीय सम्मान है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जो निष्पादन कला है और उनके कलाकारों के साथ साथ उन शिक्षकों को और उससे संबंधित विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, 75 वर्ष से अधिक आयु के उन भारतीयों को उन भारतीय कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्हें अब तक कोई भी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया है। तो मतलब इसको भी अगर राष्ट्रीय सम्मान को नहीं मिल पाया है तो कहीं ना कहीं ये पुरस्कार उसको दे दिया जाएगा और उसके मन को सांत्वना दे दी जाएगी कि आपको भी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम दिया जाएगा, शॉल वगैरह आपको कुछ दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि पुरस्कार को कौन देता है, पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और कौन से मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के तहत किया कि स्वायत्त ऑटोनोमस निकाय है ये। ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। जो इसके द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार कौन से हैं प्रमुख, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार इसके द्वारा और पुरस्कार दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। अब देख लेते हैं जो अदर इंपोर्टेंट अवार्ड न्यूज में रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर कौन से रहे, एक तो रहे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रोफेसर जयंत विष्णु नागलीकर को पुणे में दिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, जो प्रख्यात भारतीय खगोलविद हैं की उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं। अब प्रोफेसर गोविंद स्वरूप भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्या रहते हैं, संस्थापक थे, उसके लिए इनको इसके उनके नाम पे दिया जाता है इसको। ठीक है, एक और पुरस्कार जो चर्चा में रहता है रेवन मैग्नीशिय पुरस्कार। तो ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसलिए रहा कि जो असम के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट रवि कन्नन 2023 में उनको दिया गया है। 1957 में इसको स्थापित किया गया था, 1957 में इसको स्थापित किया गया था और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में संज्ञा दी गई है कि इसको क्या है कि भाई हमारे एशिया का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है, तो आपको क्या याद रखना है कि किसको दिया गया है और किस चीज के लिए दिया गया है और कब स्थापित किया गया था। आपको मेनली ये 2-3 मोटी चीजें याद रखनी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पे मेंस का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही। आप मेंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, बस इसकी लाइंस को कोट्स कर सकते हैं कि 2023 का जो रैंगर मैग्सेसे पुरस्कार था रवि कन्नन जी को दिया गया जो कि असम के रहने वाले थे। ऐसे थोड़ा सा करके कहीं ना कहीं आप उदाहरण के रूप में इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट इफेक्ट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसके लिए दिया गया, तो ये पुरस्कार जो संयुक्त रूप से डैनियल बेरेनबोइस और अली अबू अबाद को दिया गया। जो ये दोनों क्या कर रहे थे, जो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष है उनमें अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और जो अरब जगत है उसके युवाओं को और आम लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो इस पुरस्कार की इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो 1986 से हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है और इसमें क्या दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है, नेक्स्ट पुरस्कार कार्यक्रम अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। तो संपूर्ण विश्व में 6 भारतीय राष्ट्रों को क्या मिला, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इस पहल की शुरुआत किसने की थी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जब ICCR के बारे में बात कर लेते हैं तो ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी और यह विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े नीति निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है,
नेक्स्ट यूनिट हमारी रही है ट्राइब्स इन न्यूज, कि जो जनजातियां हैं वो न्यूज में रही है, जब उनसे संबंधित कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ कल्चर्स हैं, कुछ पॉइंट्स जो कि क्या रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली जो भाषा चर्चा में रही है वो पहली भाषा है कोई भाषा, कोई लैंग्वेज। तो चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में इसलिए रही है, उड़ीसा का मंत्रिमंडल है, तो उड़ीसा सरकार ने इसमें क्या है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जो उड़ीसा का मंत्रिमंडल है उसने कहा है कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कोई भाषा के बारे में अगर हम और बात करें तो ये द्रविडियन परिवार, द्रविडियन फैमिली से रिलेटेड है, मतलब द्रविड़ परिवार की भाषा है, और यह मुख्य रूप से कोंड नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में बोली जाती है। जो सबसे बड़ी जनजाति है उड़ीसा की, कोंड या कंध भी बोलते हैं, उसके द्वारा कोई भाषा को बोली जाती है। अब देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, कौन सी भाषा कब कब ऐड की गई। तो हम सबको पता होगा कि संविधान की अनुसूची में आधिकारिक जो भाषाएं है उसमें 22 भाषाएं शामिल है अभी वर्तमान में। जब लेकिन ये संविधान बना था, जो संविधान लागू किया गया था 1950 में, तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी इसमें? 14 भाषाएं थी। बाकी भाषा को इसमें बाद में जोड़ा गया। जो सिंधी भाषा है उसको 1967 में जोड़ा जाता है, और 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। और उसके बाद 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। तो टोटल कुल मिला के 22 भाषाएं इसमें हो जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर इतनी, कोई किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इतनी जद्दोजहद रहती है, तो उसको देख लेते हैं कि उसका क्या लाभ होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स मिलते होंगे, तभी तो लोग कहते हैं कि हमारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन से भाग है। उस भाषा के विकास के लिए सरकार से हेल्प मिलती है, सहयोग, कॉपरेशन मिलता है, प्राप्त होता है। और दूसरा का जो साहित्य अकादमी होती है उससे उस भाषा को मान्यता मिल जाती है। तीसरा क्या हो जाता है, जो राज्य विधानमंडल है और जो संसद है, और बहस के दौरान उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा इसका क्या है कि जो आरबीआई द्वारा जो नोट छापे जाते हैं, तो उनमें क्या है कि जो अभी तक जैसे आप नोट पे देखेंगे उसमें 22 भाषा छपी हुई रहती है, तो उसमें कहा है कि इस भाषा को भी शामिल कर लिया जाता है, जो नेक्स्ट भाषा को जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है, तो उसको स्थान मिलता है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान बढ़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सुर्खियों में रही है, जनजाति जो सुर्खियों में रही है, तो इसमें आपको देख लेना कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ की है, बस इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने का नहीं। तो देखते हैं कि जनजाति और उनसे संबंधित घटना क्या रही है। तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और पद्दारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। एक तो पॉइंट फैक्ट है, आपको सिर्फ देख लेना, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, जो छत्तीसगढ़ है उसमें क्या सामूहिक आत्महत्या की घटना के लिए न्यूज में रही कौन सी घाटी, सॉरी कौन सी जनजाति, पहाड़ी कोरवा। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चर्चा में रही समक्का और सरक्का। तो ये पूछी जा सकती है कि मेल करने के लिए दी जा सकती है कि जो पहाड़ी और पद्दारी जनजाति किससे रिलेटेड है, और जो पहाड़ी कोरवा है वो किससे रिलेटेड है, या जो समक्का और सरक्का जनजाति है वो कौन से रिलेटेड है। आपको 4 स्टेट दे दिए जाएंगे आगे कि आप बता दीजिए कि किससे संबंधित है, किससे नहीं संबंधित है। और यूपीएससी का ट्रेंड रहा है ये पूछने का भी, इस तरह के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। तो हमको थोड़ा क्या है कि इन चीजों को थोड़ा सजग तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है। तो नेक्स्ट जो हमारी जनजाति रही है वो रही है सरना, जो कि झारखंड की है। ये क्या है कि अपनी अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की जो गारो जनजाति है पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में, जैसे कुछ बिहार में पाई जाती है, वहां पे इसमें लेकर विवाद रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में एक और जनजाति टोटो भाषा यूनेस्को लुप्त प्राय भाषा का इसको स्टेटस दिया कि टोटो जनजाति चर्चा में रही है। नेक्स्ट जो है त्रिपुरा में क्या है कि कोको बोरोक भाषा के लिए बोरोक जनजाति।
ठीक है, चर्चा में रही है। और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में जो जनजाति चर्चा में रही है। और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो जनजाति खेल महोत्सव के लिए कुछ जनजाति चर्चा में रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की में उनकी परमाकोर बांसुरी के लिए कोया जनजाति। तो कोया जनजाति किसके लिए चर्चा में रही है? परमाकोर बांसुरी के लिए चर्चा में रही है। और नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु और केरला। तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए मुथुवन जनजाति। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कौन सी जनजाति के लिए विरोध देखा जाता है? मुथुवन जनजाति के लिए। और कर्नाटक में एक पाई जाने वाली जनजाति हक्की पिक्की। कौन सी जनजाति? हक्की पिक्की भी न्यूज में रही है। तो जनजातियां किसी स्टेट में बहुत सारी पाई जाती हैं, उसको आप याद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं और इतने सारे स्टेट्स में इतनी सारी जनजातियां हैं। तो आपको सिर्फ वही पॉइंट याद रखने हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहे हैं या किसी के कारण के चलते एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, या तो उनको कोई विधेयक पारित किया गया हो या उस विधेयक के या वो मतलब कहीं विरोध प्रदर्शन में चर्चा में रही हो या फिर किसी अन्य कारणों से भी चर्चा में रही हो या उनके जो कोई ऐसा उत्सव रहा हो जिसके कारण वो चर्चा में रही हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि यही है सबका सरका जाति के जनजाति के लिए पूछ लिया जाएगा आपसे। अब तेलंगाना में ना जाने कितनी जनजातियां हैं, ठीक है, तो सारी तो आपको याद नहीं कर सकते ना। तो समक्का सरका को आप देख लीजिएगा क्या है कि भाई जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के लिए इन्होंने मांग की है, उसकी स्थापना के लिए मांग की थी, तो उसी कारण चर्चा में रही है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स रहे जो मिसलेनियस है और ये हमारी क्या कि अंतिम यूनिट भी रहेगी। मिसलेनियस की बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली मिलिट्री सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव IMHF के उद्घाटन के अवसर पर प्रोजेक्ट उद्धव की शुरुआत की है। कौन से प्रोजेक्ट की बात की है? प्रोजेक्ट उद्धव की शुरुआत की। तो देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट उद्धव क्या है। तो प्रोजेक्ट उद्धव का महत्व देख लेना ये यहाँ पे कि क्या इसका महत्व है। लेकिन प्रोजेक्ट उद्धव के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस परियोजना की शुरुआत भारतीय थल सेना और एक थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI के सहयोग से की गई है। जो यह परियोजना है इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो शासन कला और रणनीतिक विचारों से संबंध भारतीय विरासत को की पुनः खोज करना और समकालीन जो सैन्य पद्धतियों के साथ साथ जो हमारी प्राचीन सैन्य पद्धति हैं उनके ज्ञान को भी समन्वित करना, उन दोनों को एक जगह लाना, प्राचीन ज्ञान को और आधुनिक ज्ञान दोनों को एक साथ लाना और आधुनिक सैन्य चुनौतियां जो हैं उनके लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। ठीक है, जो सेना है उसके सामने समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की बात करते हैं। और जब प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली की बात करते हैं, प्राचीन भारत का सैन्य ज्ञान बौद्ध ग्रंथों, शास्त्रों, पांडुलिपि, विचारकों, प्रमुख सैन्य अभियानों और शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के आधार पर आधारित है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह सुझाव दिया था कि रणनीति बनाते समय सबसे पहले जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए कि जमीनी वास्तविकताएं क्या है और उसके अनुसार ही हमें कोई भी अपनी स्ट्रेटजी या कोई भी पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा क्या है? जो कामंदक का जो नीति सार है उसमें भी बताया गया कि रणनीति का फिर से इस्तेमाल करके माया या छल की रणनीति का, उपेक्षा की रणनीति और माया या छल की रणनीति का फिर से इस्तेमाल करके इसे पुनर्जीवित किया गया है। तो जो कामंदक का नीति सार है उसमें इस बात का उल्लेख है कि महिला की सेना भी युद्ध में क्या कर सकती? पार्टिसिपेट कर सकती, मतलब उसमें भाग ले सकती है। और बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण से भी संबंधित की गई है। और तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर जो कि 31 ईस्वा पूर्व की एक पुस्तक है, उसमें बताया जो नैतिक आचरण है, नैतिक आचरण से संबंधित
जो सैन्य पद्धति रही है उनको क्या करना है, उनको पुनर्जीवित करना है। अब एक और न्यूज में रही है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। तो चर्चा में क्यों रहा, तो जो UNWTO है, इसने क्या किया है कि जो गुजरात का एक कच्छ गुजरात के घोरडो गांव को क्या किया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। मतलब क्या किया है, इसको, इस गांव को बता दिया कि ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है और ये कच्छ के रण में अवस्थित है। और इस गांव में वार्षिक रूप से व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और कर्णावती केन नदी जो है इस गांव से होकर बहती है। कौन से गांव से होकर, मंडला। ये मैंने दूसरा फैक्ट बता दिया, सॉरी इसके लिए। जो UNWTO द्वारा उन्नयन कार्यक्रम है, मंडला गांव मध्य प्रदेश का चयन किया गया है और कर्णावती केरल जो इस गांव से होकर बहती है। ठीक है, जो UNWTO की जो हम बात कर रहे थे, तो UNWTO के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति जो मतलब इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में होती है और 2003 से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में इसका मुख्यालय है और भारत सहित 160 कंट्रीज इसके मेंबर है, 160 सदस्य इसके देश हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की शुरुआत जो की गई थी, इस पहल की शुरुआत की थी 2021 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं गिरमिटिया मजदूरी। तो ये भी बहुत चर्चा में रही थी जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल हमारे भारत में उपस्थित था, तो गिरमिटिया मजदूरों की बारे में बात की जाती थी, बहुत चर्चा में रहता था। तो देख लेते कि क्या है, चर्चा में क्यों रहा है। अभी चर्चा में इसलिए रहा जो त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय प्रवासियों द्वारा अभी भी रामलीला के प्रदर्शन की परंपरा निभाई जाती है। तो आपको पता होगा कि इन प्रवासियों के पूर्वजों को भारत से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में, जो ये दोनों द्वीप थे, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप है, इन दोनों द्वीपों को उनको लाया जाता था। तो हम बात कर लेते हैं गिरमिटिया मजदूर कौन से होते हैं। तो 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया था। इसके कारण अंग्रेज अलग अलग उपनिवेशों से अपने बागानों के काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती करते थे। तो अक्सर उन्हें क्या कहते थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। मतलब उन्हें यहाँ से ले जाते थे और कहीं दूसरी जगह ले जाके उनसे काम करवाते थे। अब बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में मेले रहे हैं, जो त्योहार रहे हैं, फेस्टिवल्स इन न्यूज, जो चर्चा में रहे हैं त्योहार। तो ये भी जैसे कि पुष्करालू महोत्सव कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अंबुबाची मेला कहाँ, असम में। और कटी बिहू असम। हॉर्नबिल महोत्सव, जो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ के, हॉर्नबिल कहाँ के पक्षी है, वो है नागालैंड का, तो नागालैंड से संबंधित है। और कहाँ से संपन्न हुए, किशामा गांव में संबंधित हुए। केर पूजा कहाँ, त्रिपुरा में मनाया जाता है। रजोपर्व उड़ीसा में और बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ चर्चा में रहे थे। अब कुछ चर्चा में खेल भी रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इन न्यूज, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पर नेक्स्ट टॉपिक है। तो चर्चा में क्या है कि नेशनल गेम्स इन इंडिया। तो नेशनल गेम्स इन इंडिया चर्चा में क्या है कि जो हाल ही में जो गोवा राज्य है वहां पर राष्ट्रीय खेलों के 37वें सेशन का समापन हुआ। मतलब 37वें संस्करण का क्या हो गया, वहां पे समापन हुआ है। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल होते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेलों के पहले संस्करण का आयोजन 1924 में जो अविभाजित पंजाब था वहां के लाहौर में इसको किया गया था। और आजादी के बाद अगर राष्ट्रीय खेलों के पहले संस्करण की बात करें तो उसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में की गई थी। कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। और राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण के बारे में हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दी गई, महाराष्ट्र को प्रदान की गई। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रणति नायक और संयुक्ता काली ने जीती। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसने जीती, श्री हरि नटराज ने जीती। तो महिलाओं में कौन जीतते हैं,
प्रणति नायक और संयुक्ता काले, और पुरुष में कौन जीता है? श्रीहरि नटराज। और राष्ट्रीय खेलों की मशाल किसको सौंपी गई? उत्तराखंड को सौंपी गई, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ही 38वें जो राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी भी करेगा। और राष्ट्रीय खेलों में 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो कहाँ किया जाएगा? मेघालय। मतलब 37वां कहाँ किया गया? गोवा में। 38वां कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। और 39वां कहाँ किया जाएगा? मेघालय में, 39। अब बात कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष जो थे सर दोराबजी टाटा थे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहा है न्यूज में वो रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम के 12 क्षेत्र वर्टिकल है। कौन कौन से? प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, मतलब वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज और विकास, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या राज्य स्तर खेल अकादमी को सहायता करना। दूसरा क्या है? जो राज्य स्तरीय खेल इंडिया कार्यक्रम। और नेक्स्ट कौन सा? जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनका शारीरिक फिटनेस पर बल देना। और नेक्स्ट क्या है? जो खेल हैं उनके मैदानों का क्या करना? डेवलपमेंट करना, उनके मैदानों का विकास करना। और नेक्स्ट क्या है? कि प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्तर पर कोचिंग देना। और नेक्स्ट क्या? कि खेलों की अवसंरचना का विकास करना या उनमें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन करना। और स्पोर्ट्स फॉर वुमेन की बात की गई। नेक्स्ट कौन सा हो जाता है? जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजनों में खेल संस्कृति की बढ़ावा देना। नेक्स्ट कौन सा? जो शांति विकास के लिए खेल के रूप में कार्य करना। और ग्रामीण और जनजाति खेलों को बढ़ावा देना। तो चर्चा में क्यों रहे हैं ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? तो चर्चा में इसलिए रहे जो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया जाता है। इसके तहत 7 खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। कौन कौन से 7 खेल? एक तो पैरा तीरंदाजी है, पैरा एथलेटिक्स है, पैरा बैडमिंटन है, पैरा टेबल टेनिस है, पैरा पावर लिफ्टिंग है, सीपी फुटबॉल है, और कौन सा? पैरा शूटिंग है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम थे 2023 में, उसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जो हरियाणा स्टेट है उसको क्या क्या मतलब फर्स्ट रैंक मिला, प्रथम स्थान उसमें अर्जित किया है। और सेकंड में स्थान पर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। पहले पे हरियाणा और दूसरे नंबर पर कौन सा? उत्तर प्रदेश रहा है। अब बात करते हैं इसकी। 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। और प्रथम संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो चर्चा में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है। जो WTC है शीर्ष 9 टीमें शामिल होती हैं इसमें। और जो WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में 2 टीमें बीच में पहुंचती हैं, तो आपको जानते हैं आप सब। अब जो देखते हैं कि जो सुर्खियों में रही है सरकारी पहले जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रही हैं न्यूज में, उनको लेकर करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले रही है रिवैम्प्ड एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है? एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो स्मारक अथॉरिटी ये क्या करेंगे कि निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ट्रस्ट या कोई एनजीओ या फिर कोई सोसाइटी भी हो सकती है जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा। और पहले इन्हें क्या कहते थे? पहले इन्हें स्मारक मित्र के नाम से जानते थे। ठीक है। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फंड का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है। और सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो 4 पिलर इसमें फ्रेमवर्क की बात की गई है। कौन सा 4 पिलर? स्वच्छता, पहुंच, सुरक्षा और ज्ञान की बात की गई। जो ये परियोजना है, जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा, 5 वर्ष के लिए किया जा रहा है 2.0। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा चर्चा में रहता है नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग, NMCM। तो ये चर्चा में क्यों हो रहा है? चर्चा में ये रहा है कि जो सरकार है उसने राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मिशन में मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांवों की अनूठी विशेषताओं की पहचान करी है और उनका क्या किया, उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो जो मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसका उद्देश्य जो ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। और जो इसके समन्वयन के लिए जो संस्कृति मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY जो है उसके साथ CSC के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अब बात करते हैं NMCM के बारे में। NMCM मतलब नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 2017 में, 2017 में संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा की गई, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रहेगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग्स के बारे में हम बात करते हैं, भौगोलिक संकेतक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि भौगोलिक संकेतकों के बारे में। तो यह एक प्रकार का ऐसा संकेतक होता है जो किसी उत्पाद की उसकी विशिष्ट पहचान के लिए दिया जाता है या उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के लिए दिया जाता है। ये सामान्यतः उस वस्तु या उस उत्पाद की उस जगह के नाम पर दे दिए जाते हैं जिससे उस उत्पाद की एक अनूठी या एक विशिष्टता का पहचान पड़ता है। जैसे कि चाय की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दे दिया जाता है। तो दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया तो कहीं ना कहीं जो दार्जिलिंग की चाय है उसकी एक अपनी विशिष्टता है, उस विशिष्टता को बनाने के लिए उसमें दार्जिलिंग शब्द को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बंगाल में है या कोई और भी है तो कर दिया जाता है। जो इसे ट्रिप्स समझौते में परिभाषित किया गया था। और जो GI टैग्स होते हैं इन्हें 10 साल के लिए दिया जाता है और 10 साल के बाद अगर इनकी जरूरत होती है तो इनको रिवाइज भी कर दिया जाता है, मतलब इन्हें आगे बढ़ा भी दिया जाता है। जो भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन है? वो दार्जिलिंग की चाय ही है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग 2004 में प्राप्त हुआ था। जो सर्वाधिक अब तक GI टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल है। और भारत के लगभग सभी राज्य किसी न किसी उत्पाद को, सभी राज्य के किसी न किसी उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि भारत में कानून और विधान क्या है जो GI टैग को रेगुलेट करते हैं। तो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक विनिमय और संरक्षण का नियम 2002। यह आपसे नहीं पूछा जाएगा फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी व्यवस्था या तंत्र की बात करते हैं तो भौगोलिक संकेत का रजिस्टर दिया जाता है जो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेत का रजिस्टर होता है। CSRI चेन्नई में स्थित है और इसका क्षेत्र अधिकार अखिल भारतीय है। ठीक है, जो GI रजिस्ट्री है भौगोलिक संकेतक रजिस्टर की कामकाज की निगरानी करता है, जो रजिस्ट्रार होता है, और चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अब देख लेते हैं जो सुर्खियों में रहे GI टैग्स की बात अगर हम करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जलेश्वर धातु शिल्प जो कि उत्तर प्रदेश में ठठोरा समुदाय द्वारा उत्पाद बनाया जाता है। पारंपरिक इत्र उत्पादन जो कि कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और हाल ही में मेरे अन्य GI टैग्स की बात अगर हम करते हैं तो अमरोहा का ढोलक और बागपत की होम फर्निशिंग और मैनपुरी की तारकशी कला और कालपी का हस्तनिर्मित कागज, संभल का हॉर्न बोन शिल्प और बाराबंकी की हैंडलूम और महोबा का गोरा पत्थर हस्तशिल्प। ये तो रहे उत्तर प्रदेश के चर्चा में जो GI टैग अभी तक है। अब देखते हैं कर्नाटक की कौन कौन से हैं। तो करी ईशद आम, लंबानी कढ़ाई पैच की थेपली, लंबानी जनजाति के नाम पर इसको नाम रखा गया लंबानी कढ़ाई पैच। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में उदयपुर कोफ्तकारी धातु शिल्प राजस्थान में, और बीकानेरी कासीदकारी शिल्प, जोधपुर मंदिर शिल्प, बीकानेर उस्ताद कला शिल्प, ये तो हो जाते हैं राजस्थान के। अब बात करते हैं गोवा की।
तो जो गोवा स्टेट है उसमें 3 जेड एक्ट दिए गए हैं। कौन से के? एक तो मनपुराड़ आम के लिए, जो गोवा की मुख्य पारंपरिक फल फसल है, ठीक है। और जो गोवा बेबी का यह पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई है, और गोवा का काजू गिरी के रूप में। इसकी उत्पत्ति क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति उत्तर पूर्वी ब्राजील की एक स्थानीय किस्म है, और 1570 में पुर्तगाली इसको गोवा में लाए थे। जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु के स्टेट में मट्टी केला, जो कि बेबी बनाना, यह अनूठी सुगंध और शहद जैसे स्वाद के लिए विख्यात है। साबूदाना, सेलम तमिलनाडु में उत्पादित साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त है। कहाँ कहाँ? सेलम में। और क्या क्या? उड़ंगी, पनांग कुरपट्टी, करुपट्टी, ठीक है। और मनमधुरा मृदभांड। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो नगरी दुबरा चावल। असम की बात करते हैं तो जोहा चावल। जोहा चावल चर्चा में क्यों? क्योंकि इसमें लिनोनिक एसिड ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो मेघालय है, मेघालय स्टेट की बात कर रहे हैं तो लकाडोंग हल्दी, जो कि अभी अभी दी गई थी, इसमें क्या की कर्क्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। और गारोदक मंदा, जो कि गारो जनजाति द्वारा पहने जाने वाली एक पोशाक है। और लारनाई मिट्टी के बर्तन, और गारो चुम्बिची, जो कि पारंपरिक क्या है कि मादा पेय है, जो गारो जनजाति पीती है। और किससे बनाया जाता है? चावल से बनाया जाता है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में क्या है कि सी बथकॉर्न, तो ये लद्दाख का चौथा जीआई टैग उत्पाद है। जो अन्य 3 है वो कौन से? रक्त से कारपो खुबानी, पश्मीना शॉल और लद्दाखी कास्ट नक्काशी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की याक चुर्पी। याक चुर्पी क्या है कि याक जो होता है उसके दूध का उत्पाद है, और प्राकृतिक रूप से जो उसके दूध होता है उसका किण्वन करके पनीर बनाया जाता है। उसके लिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो चमोली लकड़ी का रामबाण मुखौटा, और बिच्छू बूटी कपड़े, और काला भट्ट बुरांश, जो कि बुरांश क्या है? उत्तराखंड का उत्तराखंड का राज्य के पुष्प भी है, स्टेट फ्लावर भी है, उसको जीआई टैग दिया गया है। जो अभी हाल में जीआई टैग्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? मडुंगा रागी मिलेट गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए, झंगोरा मिलेट और लाल चावल रेड राइस के लिए, चौलाई मतलब रामदाना के लिए, और पहाड़ी तुर दाल के लिए, गेहत की दाल के लिए, रामनगर लीची के लिए, माल्टा फूल के लिए, और रामगढ़ नैनीताल आड़ू के लिए, जो कि गुठलीदार फल होता है, और अल्मोड़ा की लखारी मिर्ची के लिए, और वेरीनाग चाय के लिए, लिखाई लकड़ी की नक्काशी के लिए, और मोमबत्ती के लिए। मतलब इन्हें हाथों से बनाया जाता है और इनका निर्माण प्राकृतिक फूलों के द्वारा किया जाता है। कुमाऊं का रंगवाई पिछोड़ा। तो जो अन्य टॉपिक्स और रहे हैं चर्चा में, तो नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन ऑन द वर्ल्ड। तो चर्चा में देखो तमिलनाडु में चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है जो तमिलनाडु स्टेट है वहां के मंदिरों में महिला ओंदुवरों की नियुक्ति की गई है। जो ओंदुवर होते हैं वो शैव मंदिरों में त्रिमुरा ग्रंथ से भगवान शिव की स्तुति ज्ञान में सेवारत रहते हैं या रहती है। मतलब महिलाएं भी होती हैं उसमें, पुरुष भी होती है। महिलाओं के लिए भी नियुक्ति की गई है, मंजूरी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी यात्रा? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? बाली यात्रा। बाली यात्रा, तो बाली यात्रा चर्चा में ले, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एशिया की सबसे बड़े मुक्काश वार्षिक व्यापार सम्मेलन बाली यात्रा की शुरुआत ओडिशा के कटक नदी से महानदी के तट तक हुई है। तो कहाँ हुई है? उड़ीसा में। आपको यही पॉइंट याद रखना है। अभिलेख पटल क्या है? ये एक वेब पोर्टल है जो कि NAI की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सभी के लिए क्या करना? उपलब्ध कराने डिजिटल फॉर्म के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं जतन की। जतन क्या है?
जर्टन एक वर्चुअल म्यूजिकल बिल्डर भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है। और यह कि ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। इसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग और मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट के प्रबंधन की जैसी सुविधा इसमें दी गई है। और जो एक और पॉइंट चर्चा में रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने 100 से ज्यादा भारतीय पुरावशेषों को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। तो इसको कौन से जो आपराधिक मामले पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद क्या किया, इनको लौटा दिया है। नेक्स्ट चर्चा में रहा है हमारा टॉपिक कौन सा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। तो ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन 2023 है, नई दिल्ली घोषणा पत्र के साथ क्या हो जाता है, ये समाप्त होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित और सार्वभौमिक चिंताओं के मामले पर विचार करने के लिए दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों, परिसंघ के नेताओं और बौद्ध धर्मावलंबियों के एक मंच के साथ, एक मंच पे इन सबको साथ लाने का इसका उद्देश्य है। तो ये मैगजीन हमारी हो जाती है समाप्त। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में और देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में इंडोग्राफिक दिया हुआ है, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, तो इन दोनों को आपको देख लेना है। और ये मैगजीन हमारी हो जाती है यहाँ पे समाप्त। और जब हम नेक्स्ट मैगजीन डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट मैगजीन कौन सी होगी, वो नेक्स्ट मैगजीन हम डिस्कस करेंगे IR की। इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट मैगजीन हम डिस्कस करेंगे जो PT 365 ही होगी, 365 ही होगी। तो वो क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। एक और इनिशिएटिव में तो क्या करेंगे हम, जो वाजीराव है, वाजीराम एंड रवि, इसके जो टेस्ट रहे हैं उन टेस्ट को भी स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक कोई सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या तो स्टार्ट करेंगे पॉलिटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम, या क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कराना है पहले। ठीक है, उसके बाद भी हम CSET की भी बात करेंगे, एग्जाम से पहले CSET की भी तैयारी कराएंगे। तो आपको ये सब देखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही कर देते, मैगजीन हमारी समाप्त हो गई है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी ये सारी क्लासें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवाएंगे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन के साथ या फिर कोई एक सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।